नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों, ये फिजिक्स का हमारा एक सबसे पहला चैप्टर है जिसके बारे में हमको बेसिक ये हमको प्रोवाइड करता है फिजिक्स की। ठीक है, बेसिक ये प्रोवाइड करते हैं फिजिक्स की और इसकी मदद से तुम सब चीजें मतलब अच्छे से जो भी तुम्हारे चैप्टर्स होंगे आगे वाले, तुम इनकी मदद से इसको अच्छे से जान पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों यूनिट्स क्या होती है। All quantities which are used to describe the law of physics are called physical quantities. Example, length, mass and volume. बच्चों, जैसे कि हम देखते हैं फिजिक्स के अंदर हम बात क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर हम कुछ ना कुछ हम चीजें निकालते रहते हैं। जैसे फोर्स कितना है, लेंथ कितना है, स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितना है, उसका वेट क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका एंगल क्या है, वो सब हम चीजें फिजिक्स के अंदर हमारा यही काम होता है, चीजें निकालने का। कुछ भी हमको चीजें निकालनी ही होती है। जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, तो बच्चों उनको हम प्रेशर को, फोर्स को, लेंथ को, मास को, वॉल्यूम को हम कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको उन सभी को बच्चों हम डिफाइन करते हैं यूनिट से। जैसे लेंथ की यूनिट होती है, जैसे कि बच्चों जैसे हम तुमसे पूछते हैं कि बच्चों जैसे कि कोई डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया कि तुम्हारे बीच का कोई डिस्टेंस कितना है, कि अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसके बीच में तुम कैसे बताओगे कि इसके इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है बच्चों इधर और एक दूसरा घर है तुम्हारे दोस्त का इधर। ठीक है, तो तुम कैसे बताओगे कि तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कैसे बताओगे। तो वही बच्चों हम इसलिए यूनिट का हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 10 है, 10 मीटर है बच्चों, तो ये जो मीटर आएगी मतलब ये 10 मीटर तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गई हमारी यूनिट। ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है, जैसे कि ये 10 मीटर हो गया, ये हमारी यूनिट हो गई। अगर मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, तो हमारी यूनिट बच्चों चेंज होती रहती है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। और मास को जैसे बच्चों हम कहते हैं, तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा वेट क्या है, तो तुम बताते हो कि मेरा किलोग्राम के अंदर वेट है। ठीक है, और जैसे कि अगर तुम मार्केट में कुछ भी सामान लेने जाओ, जैसे चीनी लेने जाओ, पानी मतलब कुछ भी लेने जाओ, तो बच्चों उसको तुमको ऐसे फ्रूट्स लेने जाओ तो हम उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये यूनिट जो होते हैं बच्चों, हम फिजिक्स के अंदर हमेशा यूनिट की बात करते हैं। अब बच्चों अब बात आती है बच्चों यूनिट के अंदर, जैसे कि हमने देखा कि लेंथ के अंदर बच्चों की हमारी यूनिट होती है क्या, मीटर। ठीक है, मास की हमारी यूनिट मान लेते हैं किलोग्राम के अंदर हम उसको मेजर कर रहे हैं। और ये बच्चों हम लेंथ के अंदर मीटर क्यों यूज करते हैं, किलोमीटर क्यों नहीं यूज करते हैं, फुट क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो मास को हम मान लेते हैं कि अभी के लिए तो मान लेते हैं कि लेंथ को हम मीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं, मास को हम मेजर कर रहे हैं किलोग्राम के अंदर। और वॉल्यूम को हम बच्चों कैसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब से। ठीक है, क्यों हम मीटर क्यूब से मेजर करते हैं, क्योंकि हमको पता है बच्चों, जैसे अगर मेरे पास एक क्यूबाइड है बच्चों, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसका वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसकी ये हाइट है, तो हम वॉल्यूम डिफाइन करते हैं लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। और हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो बच्चों लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है, इसको हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई लेंथ की जो है हमारी यूनिट आ रही है मीटर, पर वॉल्यूम के केस में हमारी आ रही है मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये जो है बच्चों एक यूनिट से ये ज्यादा है, मतलब मीटर क्यूब मतलब इसके अंदर 3 यूनिट इसके अंदर आई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हमारी जो होती है, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया। जैसे बच्चों तो मैं तुमसे पूछूं स्पीड की क्या यूनिट होती है, जैसे कि तुम भाग रहे हो, रन कर रहे हो, मान लेते हैं कि ए पॉइंट से तुम बी पॉइंट पे जा रहे हो भागते हुए। ठीक है, रन कर रहे हो, तो तुम कैसे बताओगे कि मैं कितने स्पीड से मैं गया हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से मैं गया हूं, ये मान लेते हैं। या बोल सकते हैं कि हम मतलब मान लेते हैं कि अगर वो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम भाग रहे हो। तो हम ये से क्या दिखा रहे हैं, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो बच्चों हमारी जो स्पीड आ रही है वो 2 यूनिट से मिलकर बनी है। ठीक है, एक तो आ रहा है बच्चों मीटर और एक आ रहा है बच्चों हमारा हावर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने देखा बच्चों स्पीड के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड के अंदर हमारी 2 यूनिट आ रही है, एक आ रही है मीटर, एक आ रही है बच्चों हावर हमारी। तो इस तरह से जैसे बच्चों हमारा प्रेशर होता है, फोर्स होते हैं, तो बच्चों वो काफी ज्यादा यूनिटों से, एक से ज्यादा यूनिट से वो
मिलके बना होता है। पर कुछ कुछ यूनिट हमारी होती है जो बस एक ही यूनिट पे डिपेंड करती है। जैसे हम देख रहे हैं लेंथ जो है सिंगली इंडिविजुअली वो मीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मास जो है बच्चों हमारा किलोग्राम पे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं तो किलोग्राम पे नहीं करेगा तो मान लेते हैं कि ये ग्राम के अंदर कर रहा है। और हमको क्या पता है 1 किलोग्राम हमारा होता है 1000 ग्राम हमारा होता है, ये हमको पता है बच्चों। तो इस तरह से हम यूनिट का डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अंदर बच्चों। कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं, टेंशन मेजर कर रहे हैं, फोर्स मेजर कर रहे हैं, एक्सीलरेशन मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें बच्चों हम यूनिट के अंदर ही उसको अंदर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। तो बच्चों जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है बच्चों हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है दूसरी क्वांटिटीज से, ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि बच्चों मैंने देखा कि लेंथ जो है बच्चों मेरी इंडिविजुअल क्वांटिटी पर भी वो क्या कर रहा है, उसी पे वो डिपेंड कर रहा है। जैसे मीटर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि किलोग्राम पे डिपेंड कर रहा है। पर मुझे यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, लेंथ को, मास को, ठीक है, लेंथ को और मास को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम के केस के अंदर, वेलोसिटी के केस के अंदर बच्चों हमारी जो यूनिट बन के आती है वो कैसे आ रही है, वो आ रही है बच्चों किलोमीटर पर हावर की। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर वो कितने डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है 1 घंटे के अंदर, वो स्पीड हम उससे हम डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 यूनिट आ रही है, किलोमीटर भी आ रही है और हावर भी आ रही है। तो ये बच्चों हमारी कौन सी यूनिट में आ जाएगी? ये बच्चों हमारी यूनिट में आ जाएगी ड्राइव्ड यूनिट के अंदर। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है कि मतलब इसकी एक खुद की क्वांटिटी ना हो कि ये 2 क्वांटिटी से मिलके बना है, ठीक है। तो सेकंड इज द ड्राइव क्वांटिटी। तो बच्चों जैसे हमारी स्पीड हो गई, वॉल्यूम हो गया, ये आती है बच्चों हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर। ड्राइव्ड क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये बच्चों जो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही आती हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा स्पीड हम क्या लिखते हैं, किलोमीटर पर हार हम लिख सकते हैं, या किलोमीटर पर हार लिख दें, या मीटर पर सेकंड लिख दें। या जैसे कि मान लेते हैं कि फोर्स है बच्चों हमारा, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मास का अलग हो गया और एक्सीलरेशन का अलग हो जाएगी यूनिट। तो बच्चों इस तरह से ये मिलके हमारी बनती है बच्चों, ठीक है। Measurement of any physical quantity involve comparison with the certain basics. Arbitrarily choose an internationally accepted reference standard called unit. तो बच्चों जैसे कि हम पता है कि जैसे कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम फिजिक्स की बातें करेंगे, जैसे कुछ भी हमको मेजर करना होगा तो बच्चों हम इंटरनेशनली मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसी से बच्चों हम यूनिट को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि बच्चों जैसे कि हमारे पास जैसे कि हम यहाँ पर कुछ वेट मेजर कर रहे हैं या कोई दूसरी कंट्री में कोई वेट मेजर कर रहा है, तो वो कैसे मेजर कर रहा है, क्या वो पाउंड के अंदर मेजर कर रहा है, किलोग्राम के अंदर मेजर कर रहा है, तो इसलिए हम उसको सबको उस तरह से हम डिफाइन करते हैं। The unit which are used to represent fundamental quantities are called the fundamental or the base quantities. जो यूनिट बच्चों क्या करती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होती है उसको हम बेस यूनिट्स भी हम कहते हैं। The unit of derived quantities which are represented in the term of fundamental quantities are called derived units. तो बच्चों हमने ड्राइव यूनिट्स देखी थी कि हमारी क्या होती है, ड्राइव यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बनी हुई होती है। जैसे हमारी स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, या डेंसिटी हो गई। बच्चों डेंसिटी क्या होती है हमारी, होती है हमारी मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का एक अलग है यूनिट अलग है और वॉल्यूम का एक अलग यूनिट है बच्चों। तो डेंसिटी की क्या आ जाएगी, एक अलग ड्राइव्ड यूनिट आ जाएगी, ठीक है, जो कि आएगी हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट हो गई हमारी ये बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये हमारी जो है यूनिट जो होती है वो अलग अलग वेरी करती रहती है और जो कि बनी हुई होती है किससे, वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी से ये बनी हुई होती है। Some of the commonly used system of unit for the measurement with the base unit for the length, mass and time are given as। तो बच्चों हमको कुछ यूनिट दी गई है, कुछ सिस्टम दिए गए हैं। जैसे कि अगर तुमसे बोला जाए कि CGS सिस्टम में हम अगर मान लेते हैं तुम्हें कोई क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर तुमको क्या बोला गया है कि CGS सिस्टम के अंदर हमको क्या करना है, हमको मेजर करनी है हमारी वैल्यू जो भी हमको निकालना है। उसके अंदर मान लेते हैं कुछ भी हम निकाल रहे हैं, फोर्स या कुछ भी हम निकाल रहे हैं, मान लेते हैं कि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हम वेट निकाल रहे हैं या हम टाइम निकाल रहे हैं,
ठीक है। तो सीजीएस अगर सिस्टम उसके अंदर लिखा होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, सीजीएस के अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर सीजीएस का अंदर क्या होता है, सी हमारा होता है सेंटीमीटर, जी होता है बच्चों हमारा ग्राम, एस होता है बच्चों हमारा सेकेंड। अगर तुमसे क्वेश्चन में बच्चों बोला जाए कि हमको सीजीएस सिस्टम के अंदर कुछ हमको वैल्यूज निकालनी है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको हमारी लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर में हमको आंसर देना पड़ेगा। ना हमको ऐसे नहीं है कि बच्चों सीजीएस सिस्टम हमको दिया गया और तुमने क्या किया, मीटर के अंदर तुमने आंसर दे दिया, वो नहीं होगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है। पर हमको अगर तुमको सीजीएस सिस्टम दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया गया है, तो तुमको सेंटीमीटर के अंदर ही तुम्हारा आंसर निकालना होगा। ठीक है। वैसे ही हम ग्राम हम क्या करेंगे, हम अगर मेरे को वेट निकालना होगा तो बच्चों हम ग्राम के अंदर करेंगे, सेकंड के अंदर करेंगे। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम ये डिफाइन करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में तुमको अगर बोलूं कि मान लेते हैं कि हम कोई एक क्वांटिटी हमारे पास 5 किलोग्राम की, ठीक है, और एक बी क्वांटिटी है बच्चों हमारे पास कितने, मान लेते हैं कि 70 ग्राम की है। ठीक है। और हमसे बोला जाए कि भाई ए प्लस बी कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। और तुमको क्या प्रोवाइड कर दिया जाए, तुमको प्रोवाइड कर दिया जाए कि ये जो हमको निकालना है वो सीजीएस सिस्टम के अंदर निकालना है। तो इसके लिए बच्चों तुम क्या करोगे, इसके लिए तुम क्या करोगे, तुम अपनी सारी क्वांटिटी को सीजीएस के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब हमको जो अगर हमको वेट दिया गया है, तो हम मुझे अपने वेट को क्या करना पड़ेगा, इस वाले वेट को, ए क्वांटिटी के वेट को, ए और बी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ग्राम के अंदर, तभी मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं 5 प्लस बी को, ए और बी को मैं सीधा ही ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों किलोग्राम है और ये ग्राम है। तो बच्चों मैं ए को पहले मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, ग्राम के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो मैं उसको लिखूंगा 5000, क्योंकि मुझे पता है 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगा 70 ग्राम, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5070 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो हमारा कंफ्यूजन हो बच्चों, जैसे क्वेश्चन के अंदर हमको कुछ भी दिया जा सकता है, किलोग्राम में दिया जा सकता है, पाउंड के अंदर दिया जा सकता है, पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगर सीजीएस सिस्टम दी गई है, अगर मान लेते हैं कि अगर ये मेरे पास ए और बी है, अगर मेरे पास टाइम होता बच्चों T1 और T2 होता, इसके अंदर मुझे क्या दिया गया होता, 1 आवर दिया गया होता, और T2 मुझे बोला गया होता कि ये कितना है, 1 डे है। ठीक है। तो ये भी तो बच्चों हमारा टाइम हो गया, एक ये डे, 1 आवर और 1 डे। ठीक है। इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे बच्चों, तो 1 आवर को बच्चों हम सीधा तो डे के अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो बच्चों मैं 1 डे को मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा मैं, मुझे पता है कि एक डे क्या होता है, 24 आवर के बराबर होता है। ठीक है। अगर ठीक है 24 आवर के बराबर होता है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, फिर ही मैं तो इसको ऐड कर पाऊंगा। ठीक है। और अगर तुमको सीजीएस सिस्टम दिया गया है, तो बच्चों तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको T1 को पहले कन्वर्ट करना होगा सेकंड के अंदर। ठीक है। और फिर T2 को तुमको करना होगा सेकंड के अंदर कन्वर्ट, फिर तुमको इनको ऐड करना होगा, ताकि हमारी कंफ्यूजन हो वो सारी की सारी क्या हो जाए, दूर हो जाए, और हमारी जो सिली मिस्टेक होती है क्वेश्चंस के अंदर वो ना हो, इसलिए हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों हमारे एक दूसरे सिस्टम की, जिसका नाम है बच्चों एफपीएस। एफपीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, उसी तरह से सीजीएस सिस्टम के अंदर हमने देखा था, एफ का मतलब होता है हमारा फुट, पी का मतलब होता है बच्चों पाउंड, एस का मतलब होता है हमारा सेकंड। उसी तरह से बच्चों एमकेएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में होता है हमारा मीटर, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। ठीक है। तो ये हमारे हो गए सिस्टम। ठीक है। अगर तुम्हें कभी भी बच्चों कभी भी तुम्हें बोला जाए कि एफपीएस के अंदर निकालो, तो तुमको अपना आंसर देना पड़ेगा पाउंड के अंदर। ठीक है। पाउंड सॉरी अपनी लेंथ का तुमको देना पड़ेगा फुट के अंदर, और अपनी वेट के बारे में तुमको देना पड़ेगा पाउंड के अंदर, और टाइम के लिए देना पड़ेगा सेकंड के अंदर। उसी तरह से एमकेएस सिस्टम के लिए मीटर के अंदर तुमको देना पड़ेगा, अगर तुमसे लेंथ पूछ रहा है तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर, हमारे वेट को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम के अंदर, और टाइम को कन्वर्ट करना होगा सेकंड के अंदर। तो इस तरह से बच्चों हम ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो हमारी जो सिली मिस्टेक्स हो, जो हमारे जो अगर हम किसी को ऐड कर रहे हैं, कुछ हम ड्राइव कर रहे हैं, तो जो हमारा सही से आंसर आ जाए। ठीक है। क्योंकि हमको पता है हम पानी के अंदर पानी मिला सकते हैं, पानी के अंदर हम कुछ हार्ड चीजें नहीं मिला सकते, क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास 4 बनानास हैं बच्चों, ठीक है, 4 बनानास है, और मैं कह रहा हूं कि तुमको ऐड करने हैं इसके अंदर 5 एप्पल ऐड करने हैं, तो बच्चों ये 4 बनाना और
5 एप्पल तो बच्चों ऐड हो नहीं सकते, मुझे पता है, क्योंकि अगर 4 बनाना और 5 एप्पल, क्योंकि मुझे पता है कि बनाना अलग है एप्पल अलग है, तो बच्चों इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता। तो ये 4 बनाना और 5 एप्पल ही रहेंगे, ना कि ऐसा थोड़ी ना है कि ये 9 बनाना बन जाएंगे या 9 एप्पल बन जाएंगे। तो ये बच्चों ये सेम ही रहेंगे, इसलिए बच्चों हमको ये कन्वर्ट करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों हम एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कहते हैं बच्चों एसआई यूनिट हम कहते हैं। The system of unit which is present internationally accepted for the measurement in the international system of unit। तो बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई यूनिट हमको क्या बोला गया? एसआई यूनिट हमको इसलिए बोला जाता है जैसे कि मोस्टली हम क्या करेंगे हमारे फिजिक्स के अंदर 11th 12th के अंदर क्या करने वाले हैं हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, जो भी चीजें हम सोल्व करने वाले, तो वो सब की सब चीजें हम एसआई यूनिट के अंदर ही हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनली, मतलब ये क्या एक्सेप्टेड होती है। जैसे कि अगर हमको क्या करना है, कुछ भी हमको, जैसे कि हमको लेंथ मीटर की हम क्या करेंगे, एक डिफाइन कर देंगे, एक पर्टिकुलर एसआई यूनिट हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम यूनिट को हम डिफाइन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हम सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी हम एसआई यूनिट के अंदर ही हम निकालेंगे। जैसे कि मेरा फोर्स हो गया तो उसको भी मैं एसआई यूनिट के अंदर ही निकालूंगा, मेरा लेंथ हो गया उसको भी मैं एसआई यूनिट के अंदर ही निकालूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। और ये इंटरनेशनली हम ये यूज करते हैं। ठीक है, और ये बच्चों एसआई यूनिट हमारी कितनी होती है? एसआई यूनिट होती है हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स इसके अंदर होती है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी 7 यूनिट्स होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये होती है बच्चों हमारी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों क्या होगी, जैसे कि मतलब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है यूनिट। तो बच्चों इसके अंदर जो बच्चों हमारी ऐसा यूनिट होगी लेंथ की, उसको हम क्या करेंगे मीटर के अंदर, उसको हम बोलेंगे कि लेंथ की जो है बच्चों ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी हमारी है वो मीटर है। और मास की बच्चों ऐसा यूनिट है हमारी किलोग्राम, टाइम की ऐसा यूनिट है हमारी सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की है बच्चों एम्पियर, टेम्परेचर की है बच्चों केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की बच्चों कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल। ठीक है, तो अगर तुमको क्या बोला जाए क्वेश्चन के अंदर, अगर तुमको कुछ नहीं बोला गया है, सिस्टम अगर तुमको नहीं दिया गया है, तो बच्चों हमको क्या यूज करना है, हमको ऐसा यूनिट ही यूज करना है। अगर क्वेश्चंस के अंदर तुमको क्या बोला जाए कि तुमको कोई भी सिस्टम नहीं दिया गया है, सिस्टम तुमको नहीं दिया गया है, मतलब तुमको नहीं बताया गया है कि कौन सा सिस्टम तुमको यूज करना है, तो तुमको कौन सा यूज करना होगा बच्चों? एसआई यूनिट हमको यूज करना होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनली क्या है एक्सेप्टेड है, ये हमने एक बेस माना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो लेंथ को मीटर के अंदर करेंगे, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा मीटर को एम सिमस, इसका होता है सिंबल मीटर का एम, किलोग्राम का होता है बच्चों केजी, सेकंड का होता है एस, एम्पियर का होता है कैपिटल ए, केल्विन का होता है के, कैंडेला का होता है स्टेडी, और मोल का होता है बच्चों एमओएल। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये हमारी एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट है, ये एसआई यूनिट तुमको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों एसआई यूनिट हमारी होती है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि बच्चों तुमसे अगर ऐसा यूनिट अंदर तुमको दिया गया है और तुम लेंथ को क्या मेजर कर लो, तुम किलोमीटर के अंदर मेजर कर लोगे, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। मास को अगर तुमने ग्राम के अंदर मेजर किया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। टाइम को अगर तुमने सेकंड ना करके तुमने हावर के अंदर या डेज के अंदर तुमने मेजर किया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों बाकी के लिए भी टेम्परेचर को बच्चों हम हमेशा केल्विन के अंदर ही हम मेजर करेंगे, ऐसा यूनिट होती है बच्चों टेम्परेचर की केल्विन। अगर तुमने डिग्री सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर तुमने अगर मेजर किया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हमने, ताकि हमारा जो कंफ्यूजन हो वो अराइव ना हो हमारे लिए, इसलिए बच्चों हमने ऐसा यूनिट क्या किया है, ये डिफाइन किया है। ठीक है, तो बहुत आसान से ये बच्चों, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, तो ये तुम आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों दूसरी यूनिट है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक पहली यूनिट है बच्चों हमारी प्लेन एंगल, जिसको हम बोलेंगे बच्चों रेडियन। ये कैसे आता है, जैसे कि बच्चों जैसे क्या होगा, अगर मेरे पास किया है ये है इस तरह से, जैसे ये मेरा क्या हो गया, ये थीटा हो गया, तो बच्चों ये जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है इस बच्चों को मैं बोलूंगा बच्चों, इसको हम मेजर करेंगे रेडियन के अंदर, इसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, अगर ये थीटा है, कोई भी एंगल मेरे को दिया गया, ट्राइंगल दिया गया बच्चों, तुमसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना है, कि एंगल ए बी सी, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि एंगल ए कितना है, तो बच्चों हम किसके अंदर उसको मेजर करेंगे, उसको रेडियन के अंदर हम
मेजर करेंगे। तो इस जो हमारा एंगल जो सब्सटेंड कर रहा है, ये एंगल थीटा जो मैं कर रहा है हमारा सब्सटेंड कर रहा है, ये जो आर्क बना रहा है, तो इसको हम रेडियन के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, उसी तरह से बच्चों सॉलिड एंगल क्या होता है हमारा, सॉलिड एंगल जिसको हम, जिसकी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है बच्चों उसकी स्टेरेडियन है, जिसको हम डिनोट करते हैं एस आर से, उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सॉलिड एंगल की हम बात करते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, एक है तुम्हारे पास सॉलिड स्फीयर नहीं है, एक होलो स्फीयर है मान लेते हैं। ठीक है, एक होलो स्फीयर है बच्चों, ये पूरा ये 3D के अंदर तुम इसको इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे पास एक बॉल है, एक मतलब होलो बॉल है या स्फीयर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर मैंने क्या किया, एक छोटे से पार्ट को मैंने काट के इस तरह से कर दिया, तो बच्चों ये इस तरह से ये हो जाएगा। ये कर्व है बच्चों, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, ये 3D के अंदर ये तुम इसको इमेजिन करना चाहिए। ठीक है, 3D के अंदर ये तुम इसको इमेजिन करोगे। अगर मेरे पास एक क्या है, एक इस तरह से मेरे पास क्या है, एक बाउल है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा मैंने क्या कर दिया, एक हिस्सा मैंने उसका काट दिया है। जैसे कि बच्चों तुमने देखा होगा कि जैसे कि बर्थडे कैप होती है हमारी, बर्थडे कैप कैसी होती है बच्चों, बर्थडे कैप हमारी इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये एंगल ये इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है कि बच्चों हमारी जो बर्थडे कैप होती है, जो हमारा कोन होता है जिसके अंदर हम सॉफ्टी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो ये इस तरह से कुछ होता है। तो बच्चों ये कुछ ना कुछ तो एंगल ये सब्सटेंड करता है, ये कुछ ना कुछ तो एंगल ये करता है, सब्सटेंड करता है, और यही एंगल को मेजर करते हैं हम स्टीरेडियन से। ठीक है, स्टीरेडियन से हम इसको मेजर करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मेरे पास ये है, ये एंगल है, तो बच्चों ये ऐसे ये हो गया, तो ये मतलब हमको देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो एंगल है बच्चों क्या है, इससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जो मेरा एंगल होगा इसके लिए स्टेडी रीडिंग के लिए ज्यादा हो जाएगा। तो इस वाले चीजों को बच्चों, ये वाली क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन से। और ये किसकी वैल्यू कैसे मेजर करते हैं ये हम पढ़ेंगे बच्चों बाद में कभी। पर ये जो हमारा क्या है, ये यूनिट जो हम जिसके हम मेजर करेंगे, इसको हम मेजर करेंगे स्टेरेडियन से। हेलो योगेश, हेलो पंजाबी सॉन्ग, नवदीप हेलो। आप पूछ सकते हो, आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन बोलिए, मैं आपको फिर से वो चीजें समझा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। देयर आर टू मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एज फॉलो। तो हम दो तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं लेंथ का, चलिए देखते हैं वो कैसे हम करेंगे। डायरेक्ट मेथड, इन दिस मेथड मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन्वॉल्व द यूज ऑफ मीटर स्केल। जैसे कि बच्चों अगर तुमको क्या बोला गया, अगर तुम्हारे पास क्या है, जैसे कि अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये पॉइंट बी है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए रेडियन क्या होता है, रेडियन हमारा क्या होता है बच्चों, तुमने ये तो पता ही होगा ना कि ये अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कोई ट्राइएंगल है बच्चों। ठीक है, राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा, अगर मेरे पास कोई भी ट्राइंगल है, ये इस तरह से हो गया, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे इसके अंदर कोई ना कोई एंगल ये होता है। जैसे ये एंगल हो गया मेरा थीटा, मैं मान रहा हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये 90 है मेरा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस 90। ओके, तो ये एंगल मेरा ये आ जाएगा। तो बच्चों ये जो एंगल हम मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हम ये रेडियन के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। कि हम कैसे बताएंगे कि ये एंगल कितना है, हम सीधा 180 तो नहीं बोल सकते ना, कि कुछ तो हमको उसकी अंदर यूनिट हम डिफाइन करते हैं, तो हम उसको रेडियन से हम डिफाइन करते हैं। आया समझ में लीजेंड 09? उसी तरह से बच्चों हमारा स्टीरेडियन होता है इस तरह से कि हमारी एक बर्थडे कैप है बच्चों, कोन है हमारे पास, एक सॉफ्टी कोन मान सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा कोन है, ये जो एंगल सब्सटेंड करता है, इस वाले एंगल को हम कहते हैं, जो 3D में जो है ये बच्चों हमारा कोन, तो ये जो एंगल सब्सटेंड करता है बच्चों, इस एंगल को हम कहते हैं स्टीरेडियन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अगर मेरे पास दो पॉइंट है कोई भी, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, दो पॉइंट है। ठीक है, ये दो पॉइंट है मेरे पास। तो अगर तुमसे कोई बोला जाए कि भाई मैं किसको कैसे मेजर करूंगा, तो मुझे पता है कि यार अगर मेरे पास एक मीटर स्केल है बच्चों, अगर मेरे पास मीटर स्केल है, जो हमारे पास सबके पास होता ही है, तुमने स्केल यूज किए ही होंगे अपने 10th में 9th में, और अभी भी तुम यूज कर रहे होगी ज्योमेट्री के अंदर। तो बच्चों मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ कि मैं मीटर स्केल से इसको मेजर कर लूंगा आसानी से। ठीक है, तो बच्चों जैसे कुछ कुछ क्या होती है हमारी, जो हमारा लेंथ क्या होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे पास डिस्टेंस है तुम्हारा घर का
और जैसे तुम्हारे दोस्त के घर का, तो इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो फिक्स ही होगा। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि मेरे पास 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये तुम हो इधर और ये तुम्हारा दोस्त है बी। ए हो तुम, बी है तुम्हारा दोस्त। इसके बीच का हमने क्या मान लिया, इसके बीच का हमने मान लिया कि ये है हमारा 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ये हमारा है। ये तो तुमने चलो बोल दिया, चलो 1 किलोमीटर तुमने कैसे भी मेजर कर लिया होगा। पर मैं तुमसे बोलूं बच्चों कि अगर इस दोनों के बीच में, जैसे कि हमारा अर्थ है और मेरा सन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है ये तुम कैसे बताओगे? इसको तो हम मीटर स्केल से तो नहीं नाप सकते ना, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है इसका होता है। तो बच्चों हम इसलिए है ना, हमारा जो मेथड होता है, हमारे जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ होता है, उसको हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, ये तो चलो अभी बात हो गई है सन और अर्थ की। अगर मैं बात करूं दो एटम्स के बीच के कितना डिस्टेंस है, तो उसके लिए बच्चों मैं अलग से डिफाइन करूंगा, उसके लिए मुझे यूज करना कुछ अलग यूज करना पड़ेगा। और ठीक है, इस तरह से बच्चों हम अलग अलग तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं लेंथ का। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है। ठीक है, मीटर स्केल बच्चों जैसे हम यूज करते हैं कि अगर हमको क्या करना है, एक नॉर्मल सा कोई हमको जो विजिबल होता है, ठीक है, विजिबल होता है, जैसे कि ये मुझे देख रहा है कि ए और बी जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा विजिबल है हमको, और मैं इसको आराम से मीटर स्केल की मदद से क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर बच्चों क्या होता है? वर्नियर कैलिपर देखिए, मीटर स्केल हमको क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है कि ये मेरे को कितनी से कितने तक ये हम मेजर कर सकते हैं। 10⁻³ से लेके 10⁻² मीटर तक हम मेजर कर सकते हैं। मतलब 100 मीटर तक मैं मेजर कर सकता हूं, और 100 मीटर तक ही तो हम मेजर कर सकते हैं। 100 मीटर के बाद क्यों ही मेजर करना, ये समझिए, क्योंकि इतना तो स्केल होता ही है हमारा बच्चों। ठीक है, तो इसको मैं मेजर कर सकता हूं 10⁻², क्योंकि हम इतना हम कर सकते हैं बच्चों मेजर, इतना इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसको बता रखी है। चलिए ठीक है, तो इतना हम मेजर कर सकते हैं, ये हमने मैक्सिमम वैल्यू हमने इसकी बता रखी है। तो इसके अंदर बच्चों 10⁻³ से लेकर 10⁻² तक हमने बता रखा है। तो इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है इसके अंदर वैल्यू? 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 10 आ सकती है, 20 आ सकती है, 30 आ सकती है, 40 आ सकती है, 90 आ सकती है। तो कह रहा है कि इतने तक हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर हमको क्या बताते हैं? वर्नियर कैलिपर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा जो छोटी चीजें होती हैं उसको हम मेजर कर पाते हैं। 10⁻⁴ मीटर तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो मतलब काफी ज्यादा छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि जो हमारे जो गोल्ड स्मिथ करते हैं बच्चों, उनके लिए क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस भी उनको मैटर करती है। तो वर्नियर कैलिपर की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मतलब वर्नियर कैलिपर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे हम क्या करेंगे, 10⁻⁴ मीटर तक हम उसको मेजर कर लेंगे, जो काफी ज्यादा छोटा हमको दिख रहा है। और स्क्रू गेज बच्चों होता है हमारा, उसको हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁵ मीटर तक उसको हम मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज बच्चों हमारा उसी तरह से वर्नियर कैलिपर होता है, उसी तरह से हमारा एक स्क्रू गेज होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में तुम पढ़ोगे बाद में, पर ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, ये हम बता रहा हूं कि इन ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारी जो लेंथ होगी बच्चों, हम अलग अलग लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा मीटर स्केल जो हमारे आंखों का विजिबल होता है। वर्नियर स्केल के बारे में फिर हमने बात की, जो काफी ज्यादा छोटा है, विजिबल हो सकता है पर काफी ज्यादा ये छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है बच्चों काफी ज्यादा छोटी है, हमको देखने को मिला 10⁻⁴ मीटर कितना ही होगा बच्चों, 10⁻⁴ मीटर एक पॉइंट के जितना होगा। स्क्रू गेज बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके हम इस तरह से, ये होता है हमारा स्क्रू गेज, इस तरह से ये स्क्रू गेज हमारा होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रखते हैं इस तरह से, हम ये अगर मैं इसको इस तरह से बढ़ा दूं, ठीक है, इधर से हम रखते हैं कुछ हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो ये बच्चों हमको रीडिंग बताता है कि जैसे हम इसको यहाँ पर एक बच्चों एक डायल होता है हमारे, इसको हम रोटेट कराते हैं और ये बच्चों हमको एक डिस्टेंस बता देता है कि इसका डिस्टेंस कितना है। ये काफी ज्यादा क्या करता है, 10⁻⁵ तक ये क्या कर देता है, मेजर कर लेता है। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, वर्नियर कैलिपर हो गया, मीटर स्केल हो गया। तो कुछ कुछ और इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, हमारी जो लेंथ है बच्चों उसको हम मेजर कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे कि हमारी जो मीटर स्केल से, तो हम बच्चों हमको पता है, अगर मेरे पास मीटर स्केल है तो मैं 0.00004 मीटर तो मैं मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो हमको दिखेगा ही नहीं आसानी से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों इनडायरेक्ट मेथड की। ये तो डायरेक्ट मेथड था, मतलब हमारे पास सीधा इंस्ट्रूमेंट है, सीधा इंस्ट्रूमेंट हमने क्या किया, यूज किया, और हमने क्या बता दिया कि हमारा क्या है, आंसर क्या है, जो हमारा मेजरमेंट क्या है ये हमने बता दिया। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। जैसे वर्नियर कैलिपर हमने क्या किया, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है, ये मीटर स्केल भी हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, स्क्रू गेज को भी हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इनडायरेक्ट मेथड की, हम और कैसी तरीकों से कैसे हम मेजर कर सकते हैं लेंथ को। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ, एग्जांपल पैरेलैक्स मेथड। तो बच्चों इनडायरेक्ट मेथड क्या हो गया, ये हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों जैसे कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों, वो हैंडी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उससे तो हम बच्चों यहाँ तक कि हम मेजर कर पा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं मीटर स्केल में हमने देखा, वर्नियर स्केल, कैलिपर के अंदर हमने देखा कि इसका जो है हमारे पास रेंज जो है काफी ज्यादा अलग अलग आ रही है। तो ये तो बच्चों हम इसको कर सकते हैं, पर हम उन डिस्टेंस के अगर हम बारे में बात करें, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, हमारी गैलेक्सी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, हमारे स्टार्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, अगर उसके बारे में हम बात करें तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड की हम बात करेंगे, अभी सीखते हैं उसके बारे में। The apparent shift in the position of an object with respect to the another when we shift our eyes sideways is called parallax. तो बच्चों क्या होता है, जैसे कि हमको क्या देखने को मिलता है, अगर मान लेते हैं कि अगर तुमने 10 मीटर के रेंज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, या तुम मान लेते हैं कि तुमने क्या किया, तुम्हारे पास ये किया है, तुम्हारी ये आंखें हैं इस तरह से, ठीक है, ये तुम्हारी आंखें हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, एक पेंसिल को क्या कर रहे हो, तुम अपनी आंखों के सामने रख रहे हो। ठीक है, इस तरह से तुम पेंसिल को अपनी आंखों की तरफ इधर रख रहे हो। ठीक है, रख के देखिए एक बार, और अब क्या कीजिए, एक अपनी आई क्लोज कीजिए, तो तुमको देखने को मिलेगा जो तुम्हारी पेंसिल है बच्चों वो लेफ्ट में कभी शिफ्ट हो रही है, और अगर तुम राइट से देखोगे तो वो उधर शिफ्ट हो रही है। तो इस तरह से बच्चों ये क्या होता है, जो हमारा ये शिफ्ट होता है इसको ही हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे बच्चों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिक्स। जो बच्चों हमारा क्या होगा, 2 पॉइंट के ऑब्जर्वेशन की, जैसे कि इसकी इनकी डिस्टेंस को मैं बेसिस बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। व्हाइल मेजरिंग द डिस्टेंस d as far of a far away planet s by the parallax method observing from the 2 different पोजीशन A एंड B as shown below। तो देखते हैं बच्चों इस तरह से, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये मेरा सन है, ठीक है, या तो सन मान लो इसको, या तुम इस तरह से भी मान सकते हो कि अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अर्थ है और ये मेरे पास है क्या, सन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सन होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूं, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे मैं मान लेता हूं इस तरह से। तो बच्चों मैं इस तरह से इसको देखूंगा, ठीक है, तो मैं यहां से इसको देख रहा हूं, तो ये कुछ ना कुछ एंगल तो ये सब्सटेंड करेगा, क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे मैं देख रहा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों कुछ ना कुछ तो ये टेंड करेगा। ठीक है, कि हमने क्या माना, ए पॉइंट हमने मान लिया, बी पॉइंट हमने मान लिया, और एस को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एस पॉइंट से ऑब्जर्व करो या तो इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर लो, तो हमको ये देखने को मिल रहा है। तो बच्चों जो ये एंगल ये सब्सटेंड कर रहा है, ये थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, और ये डिस्टेंस बच्चों काफी ज्यादा लार्ज है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये मेरा सन है, यहाँ पर हमने क्या देखा, ए और बी मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट इन दोनों पॉइंट को माना, और मैंने जो है अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ मेरी अर्थ से, तो ये एंगल आगे सब्सटेंड करेंगे थीटा। ठीक है, ये सब्सटेंड कर रहे हैं एंगल थीटा, ये कर रहे हैं। तो बच्चों मुझे पता है कि जो ये डिस्टेंस होता है काफी ज्यादा क्या होता है, अगर मैं ए और बी का डिस्टेंस मान रहा हूँ बी, तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं वो थीटा सब्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा बाय, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा थीटा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि एक बाइसेक्टर मैं बना रहा हूँ यहाँ से। तो मेरा थीटा बाय 2, तो मेरे को पता है बच्चों मेरा टेन क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है मेरा, टेन थीटा बाय 2। अगर मैं इसको लिखूं तो ये मैं इसको क्या से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, b/2, और ये डिस्टेंस मैं क्या मान रहा हूँ, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ d। ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है कि टेन थीटा, अगर मेरा टेन थीटा जो है काफी ज्यादा छोटा है, क्योंकि जो डिस्टेंस है बच्चों हमारा बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस हमारा सन और अर्थ के बीच में, तो मैं इसको थीटा बाय 2 भी इसको मान सकता हूँ, b/2d। तो यहाँ से 2 कटाएगा, तो मेरा थीटा आ जाएगा बच्चों b/d। ठीक है, अगर मुझे क्या पता लग रहा है, अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास बच्चों मुझे पता है डायमेट्रिकली मेरे को सन का क्या पता है, सन का मुझे क्या पता है, अगर मेरे को उसका डायमीटर पता है तो मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ से अगर मेरे को थीटा भी पता है तो मैं डिस्टेंस बता सकता हूँ कि वो कितना ही दूरी पर है। तो इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड की मदद से। सम स्पेशल यूनिट ऑफ लेंथ फॉर द मेजरमेंट फॉर द शॉर्ट लेंथ आर एस फॉलो। तो बच्चों कुछ यूनिट्स है बच्चों हमारी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, छोटी लेंथ जो कि हमारी, ऐसे हम बात करते हैं एटम्स की साइज के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने देखा, अभी हमने क्या देखा, हमने पैरेलैक्स मेथड के देखा कि हमको लार्ज डिस्टेंस हमको कैसे हम मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से बच्चों जो हमारी शॉर्ट लेंथ होती है, हम इसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। 1 फर्मी को हम डिफाइन करते हैं 10⁻⁻15
मीटर। जो हमारे मोलिकुल्स होते हैं, जो बच्चों हमारे एटम होते हैं, वो इसी रेंज के कुछ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 1 फर्मी को हम बोलते हैं 10⁻15 और 1 एंगस्ट्रॉम को हम बोलते हैं 10⁻10 मीटर। ठीक है, अगर तुमको बोला जाए कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, इसकी अगर तुमको कुछ बोला जाए कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये तुमको दिया जाएगा, तो तुमको इसी टर्म के अंदर दिया जाएगा। तो बच्चों ये अगर तुमको दिया गया तो तुमको ये वाला यूज करना है कि ये इसका जो डिस्टेंस है वो 10⁻10 के रेंज के अंदर है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों हमारे नैनोमीटर होते हैं, पिकोमीटर होते हैं, जिनके बारे में तुम खुद से देख सकते हो। ठीक है, तो सम स्पेशल यूनिट ऑफ लेंथ फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ आर एस फॉलो। तो बच्चों जैसे कि अगर जैसे हमने बात की, जैसे हमने पिकोमीटर की बात की, नैनोमीटर की बात की, एंगस्ट्रॉम के बारे में बात की, उसी तरह से अगर हम लार्ज डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो उसी तरह से हम इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको भी हमने यूनिट का नाम दिया गया है। तो बच्चों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है हमारा 1 AU, वो होता है बच्चों हमारा 1.496 10⁻11 मीटर। तो बच्चों ये कुछ फैक्ट है बच्चों जिनको तुमको याद होना चाहिए। एक लाइट ईयर है बच्चों हमारा, जो लाइट ईयर क्या कहता है, हमारा 1 लाइट ईयर होता है बच्चों हमारा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये हमको क्या बताता है, लाइट ईयर हमको क्या बताता है कि हमारी एक जो हमारी लाइट की स्पीड से, अगर मेरी लाइट की स्पीड से कोई ट्रैवल कर रहा है तो एक ईयर के अंदर, अगर मैं एक ईयर से मेरी कोई लाइट की स्पीड, मुझे पता है बच्चों मेरी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है मेरी 3 × 10⁸। ठीक है, ये होती है मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर इतनी स्पीड से कोई ट्रैवल करेगा 1 साल के लिए तो मेरा इतना डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जो हम देख रहे हैं कि ये कितनी पावर का है, 10⁻15 मीटर के कुछ रेंज के अंदर ये है। उसी तरह से बच्चों मैं पार्सेक को मैं डिफाइन कर सकता हूँ 3.08 × 10⁻16 मीटर में डिफाइन कर सकता हूँ। तो जैसे कि हम मेजर करते हैं बच्चों, जैसे हम बात करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का कितना साइज है, तो हम लाइट ईयर के अंदर बात करेंगे, पार्सेक के अंदर बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर बात करेंगे, क्योंकि जो हम ऐसे तो मीटर के अंदर तो हम बात नहीं कर सकते, तो हम लाइट ईयर के अंदर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर तुमको बोला गया कि अगर मेरे पास 10 लाइट ईयर है डिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा कि 10 × 9.46 × 10⁻15 मीटर मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। फिजिक्स एंड NCERT +1 का प्राइस आप देख सकते हो गूगल पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं बच्चों हम मेजरमेंट ऑफ मास की हम बात करते हैं कि कैसे हम मास को मेजर कर सकते हैं। हमने बात की थी अभी लेंथ की, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। फॉर मेजरिंग मास ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल्स वी यूज यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों मेजर करने के लिए मास, एटम का मास मेजर करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों जो भी हमने अभी तक सीखा, जो अभी भी हम सीख रहे हैं, वो तो कुछ हमारी यूनिट्स है, पर तुमको थोड़ी बहुत यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। पर ये जो कुछ चीजें, ये कुछ हमारी फैक्ट्स हैं, जाके हमारा जो बेसिक हो बच्चों हमेशा कंप्लीट पूरा हो जाए। तो इसके बारे में भी तुमको थोड़ा थोड़ा एक बार इसको देख लेना बच्चों। जैसे हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। तो बच्चों तुमको देखने को मिल रहा है कि ये जो रेंज आ रही है हमारी 1 एटॉमिक मास यूनिट की, वो आ रही है 10⁻27 किलोग्राम आ रही है, जो मुझे पता है तो काफी ज्यादा छोटा है बच्चों, मतलब नेग्लिजिबल टेंडिंग टू क्या है, ये मेरा 0 है। ये हम अपनी आंखों से, तो मुझे पता है कि जो एटम्स होते हैं बच्चों वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, पर वो कुछ ना कुछ साइज कंटेन करते हैं, तो उसका साइज होता है बच्चों इस रेंज के अंदर ये होता है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों हमने देखा कि हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर मैं एटम्स के बारे में बात करूं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं कि उनका मास कितना होगा, तो इस तरह से मैं उसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों हमारा पाउंड आएगा। ठीक है, तो दूसरे यूनिट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे पाउंड जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा 0.4536 किलोग्राम, ये हमारा होता है। और स्लग होता है बच्चों हमारा 14.59 किलोग्राम। हमको पता है बच्चों इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं किलोग्राम और ग्राम, जो बच्चों बराबर बाहर देश के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर हम यूज करते हैं पाउंड। ठीक है, तो हर जगह पे ये अलग अलग से डिफाइन होता है, पर हमारी जो यूनिट होती है बच्चों वो हमेशा हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। Large masses in universe like planets, stars, etc. based on the Newton law of gravitation can be measured by using gravitational method.
तो बच्चों हमने देख लिया कि कैसे हमने देखा कि जो हमारे जो एटम के मास होते हैं, मॉलिक्यूल के मास होते हैं, वो कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा टेंडिंग टू जीरो होते हैं। पर जो हमारे मास होंगे बच्चों यूनिवर्स के केस के अंदर, प्लैनेट के केस के अंदर, स्टार के केस के अंदर, वो काफी ज्यादा हैवी रहेंगे। तो बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्लैनेट्स का, स्टार्स का, सन का, जैसे हमारे अर्थ का हमने मास मेजर कर सकते हैं, हम उससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हमारा ग्रेविटेशन के केस के अंदर हम मेजर क्या करते हैं, ठीक है, तो अर्थ का हम मास मेजर करते हैं। जैसे कि मैं ग्रेविटेशन फोर्स हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स हमारा होता है G m1m2 डिवाइडेड बाय r² होता है। ठीक है, ये बच्चों एक हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरह से जैसे अगर मेरे पास दो मास होंगे, ये जिसके बारे में तुम पढ़ोगे आगे, तो बच्चों इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्लैनेट्स का, स्टार्स का, जो हमारे हैवीली बॉडी होते हैं बच्चों, जो हमारा मून है वो काफी ज्यादा हैवीली बॉडीज हैं, तो उनका हम मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से, जिसके बारे में तुम अच्छे से पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, जो कि आई थिंक तुम्हारा 7 या 8 चैप्टर होगा 11th का। ठीक है, स्मॉल मासेस ऑफ एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल एक्सेट्रा कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो बच्चों और भी चीजें होती है हमारे पास, जैसे मास स्पेक्ट्रोग्राफ होती है, अगर तुम गूगल करोगे तो तुमको देखने को मिलेगा, एक डायल रहता है हमारा, इस तरह से वो गोल रहता है। ठीक है, तो हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हम मेजर कर सकते हैं मासेस ऑफ एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, हमने बात की मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, फिर बात की हमने मेजरमेंट ऑफ मास की, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये थोड़ी बहुत समझ लीजिए, मतलब काफी ज्यादा आपको हेल्प होएगी। तुम्हारा जो अगर ये मतलब फिजिक्स का सबसे ज्यादा बेसिक चैप्टर यही रहेगा। अगर तुम्हारा ये अगर ठीक हो गया, अगर फिजिक्स का चैप्टर तुमने ये ठीक कर लिया, यूनिट और मेजरमेंट तुम इसमें अगर तुमने महारत हासिल कर ली, तो तुम क्या कर सकते हो, इसकी मदद से तुम क्या कर सकते हो, इसकी मदद से तुम जैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना तुम यहाँ से सीख पाओगे आसानी से। कि जिसका मुझे पता है बच्चों, कोई भी जो हमारी, जैसे कि मेरे पास जो फोर्स है, मेरे पास अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, अगर ये मेरे पास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, या मेरे पास ये कोई नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स मतलब पुश से या पुल है, कोई पुश और पुल है, या मेरे पास क्या है, या मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब दो चार्जेस के बीच का कोई फोर्स है। तो बच्चों ये मेरा तो फोर्स आ रहा है तीनों के अंदर। ठीक है, पर बच्चों हमको देखने को मिलेगा इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसका फॉर्मूला अलग होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग होगा, पर हमेशा याद रखना बच्चों, जो इनकी यूनिट होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ये न्यूटन में है तो हमेशा न्यूटन में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम यूनिट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इससे तुम अब जैसे कि तुमको कोई ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, अगर तुमने क्या किया, ABCD तुम्हें दिया गया है, और तुमने क्या किया, तुमने अगर मान लीजिए कि फोर्स की तुमसे वैल्यू पूछी या मास की वैल्यू पूछी, और अगर वो उसकी यूनिट अगर तुम्हारे ऑप्शंस के अंदर अलग है, तो बच्चों तुम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये ऑप्शन एलिमिनेट करने का, यूनिट एंड मेजरमेंट जो है हमारा बेसिक चैप्टर रहेगा, पर इससे तुम काफी ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये अगर चैप्टर तुमने आ गया बच्चों, तो काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने का। ठीक है, बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी यूज एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो बच्चों टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, विच इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ सीजियम एटम। तो बच्चों ये भी एक फैक्ट है कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं टाइम का, कि हम पीरियोडिक वाइब्रेशन देखते हैं सीजियम एटम का। दिस इज द बेसिक ऑफ सीजियम क्लॉक कॉल्ड द एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, तो ये बच्चों एक होती है हमारी एटॉमिक क्लॉक। तो ये बच्चों एक कुछ फैक्ट है, जिसको तुम याद रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, द क्लॉक हैज वेरी हाई एक्यूरेसी ऑफ पार्ट इन 10⁻3। तो बच्चों हमारी इस क्लॉक के अंदर हमारी एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम एक्यूरेसी की, प्रिसीजन की, और इंस्ट्रूमेंट एरर की, और मेजरमेंट की हम बात करेंगे। The accuracy of the measurement is the measure of how close the measured value is. एटम एक छोटा सा बच्चों, जैसे छोटा सा एक साइज होता है बच्चों, मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे, जैसे कि अगर तुम क्या करोगे, अगर मेरे पास कोई भी पीस है, तो कोई पीस ऑफ सब्सटेंस है, अगर तुम उसको क्या करते रहोगे, उसको छोटा करते रहोगे, तो हमको एक एटम देखने को मिलेगा, जिसको तुम क्या करोगे, एटम जो होते हैं हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बने रहते हैं, और उसके बाद तुम उसको आगे और उसको क्या कर सकते हो, आगे तुम उसको देख नहीं पाओगे, क्योंकि एटम ही हमारे क्या होते हैं, वो एटम ही हमारे जो होते हैं
वो किसी और से नहीं बने होते, बस एटम ही हमारे लास्ट पार्टिकल होते हैं। बच्चों सीजीएम भी एक हमारा सब्सटेंस है, ये एक हमारी क्लॉक के अंदर यूज होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमने एक रेफरेंस ले लिया, एक एटॉमिक क्लॉक हम उससे बनाते हैं, जिसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा आई थी। तो ये एक बच्चों हमारा एक फैक्ट है, तो जिसको तुम याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक्यूरेसी और मेजरमेंट की, प्रिसिजन के बारे में हम बात करते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज। तो बच्चों एक्यूरेसी हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि जो हमारी वैल्यू है कितनी ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के। और प्रिसिजन हमको क्या बताता है, प्रिसिजन हमको बताता है कि हमारा रिसोल्यूशन कितने क्वांटिटी जो हमने मेजर किया है वो कितना ज्यादा ठीक है। डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड द एरर ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, जो बच्चों हमारे पास क्या होगा, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ट्रू वैल्यू अगर तुमको दी गई है और तुमने क्या की, मेजर्ड वैल्यू की गई, और अगर तुमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जो हमारा जो एरर, वो जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा एरर आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि तुमने क्या किया, तुम गए एक दुकान पे गए और तुमने बोला कि भाई 1 किलोग्राम 1 kg तुमको चाहिए, शुगर चाहिए। तो उसने क्या किया, जाके एक वेइंग मशीन में डब्बे में रख दिया, शुगर पुट कर दिया, और तुमने देखा कि जो इसका वैल्यू आ रही है वो कुछ आ रही है 1.001 आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये इतना किलोग्राम आ रहा है। और घर पर आके तुमने क्या देखा कि जो तुम्हारा आंसर, जो तुमने वेट उसका किया, तो तुम्हारा जो आ रहा है वो आ रहा है कुछ 0.980 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, बच्चों हमारी ये थी, मतलब मान लेते कि ये मेरी ट्रू वैल्यू है, ये जो हमारा ये हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बच्चों यहाँ से मेरा एरर आ जाएगा। ठीक है, कि अगर तुमने कि इसके अंदर हमारी, अगर मान लेते कि ये मेरी ट्रू वैल्यू है, अगर तुमने क्या किया 1 किलोग्राम तो तुम लेके आए थे शुगर, पर तुमने रास्ते में चलते चलते कुछ शुगर को नीचे ड्रॉप कर दिया, या अपने आप वो गलती से गिर गई। तो बच्चों जो हमारा आएगा आंसर, तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा एरर कितना आ रहा है इसके बीच में, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी ट्रू वैल्यू हो गई, ये बच्चों मेरी हो गई क्या, मेजर्ड वैल्यू, कि हमने घर पे आके ये मेजर किया। तो बच्चों मेरा ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो सॉरी मेरा एरर क्या हो जाएगा, एरर मेरा हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और बच्चों हमेशा जो एरर होती है हमारी मॉडुलस के अंदर आती है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये हमेशा याद रखना। द एरर इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। ठीक है, तो बच्चों जो हमारी एरर होती है उसके अंदर भी काफी ज्यादा वैरायटीज होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। बात करते हैं बच्चों हम सिस्टमैटिक एरर की। सिस्टमैटिक एरर आर दोस एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन। सिस्टमैटिक एरर बच्चों हमारी होती है जो कि एक डायरेक्शन के अंदर जाती है, या तो वो पॉजिटिव रहेगी या तो वो नेगेटिव रहेगी। सम सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक आर गिवन एस। ठीक है, तो बच्चों सिस्टमैटिक एरर जैसे कि बच्चों अगर मेरे पास क्या है, तुमने क्या किया कि एक मान लो एक पेड़ है मेरे पास बच्चों। ठीक है, तुमने क्या किया, इसके लीव्स गिनना स्टार्ट किया, और तुमने लीव्स गिनते गिनते क्या किया, तुमने गिन लिया और तुमने काउंट किया कि मेरे पास 10,000 जो है लीव्स इसके अंदर है। ठीक है, और एक दूसरा तुमने दोस्त को बुलाया और तुमने क्या किया, दूसरे दोस्त ने क्या किया 10.1 के उसने ठीक है उसने ज्यादा मेजर कर लिया। तो बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर तुमने क्या हो रहा है, हमारा प्लस हो रहा है, इसके अंदर एरर 0.1 एरर प्लस हो रहा है। ठीक है, या तो तुम इसके अंदर कम कर सकते हो या तुम बोल सकते हो 9.9 के हमारा आ रहा है लीव्स। तो बच्चों जो हमारा इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा डायरेक्शन है बच्चों इसके आया, तो मैं इसके अंदर प्लस करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 10.1 मिल जाएगा, अगर माइनस करूंगा तो मेरे को 9.1 मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल रहा है, एक डायरेक्शन के अंदर ये मिल रहा है, या तो ये इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा या तो ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, या तो ये बढ़ रहा है या तो ये घट रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों एरर होती है हमारी सिस्टमैटिक एरर। और इन एरर बच्चों होती है, इनके अंदर होती है बच्चों हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे मिलती है, इट अराइजेस ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट ही खराब होगा तो मेरा जो मेजरमेंट मैं करूंगा, अगर मान लेते कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मीटर स्केल है जो बच्चों यहाँ से टूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा खराब है, तो बच्चों मैं जैसे ही मैं मेजर करूंगा तो मुझे पता है ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा ये खराब है तो मेरे जो एरर जो मेरा जो वैल्यू आएगी जो बच्चों मैं मेजर करूंगा वो वैल्यू मेरी खराब ही आएगी। ठीक है, अगर मेरा वेइंग मशीन ही खराब है बच्चों तो मैं उसके अंदर क्या कुछ भी वेट करूंगा तो वो मेरा आंसर ही गलत आएगा। तो ये बच्चों एरर किस किस से अराइज हो सकती है, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर से अराइज हो सकती है। ये दूसरी एरर बच्चों एक इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, कि या तो बच्चों हमने गलती से हमने क्या किया, हमने मेजर कर लिया। ठीक है, कि हमने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि हमने क्या किया,
क्या किया, अगर मान लेते हैं कि जैसे कि अगर मेरे पास एक लीटर का मेरे पास क्या है, मेरे पास ये बीकर है, तो हमने क्या किया, इतना इसको हमने फिल कर लिया, हमने इसको इतना फिल कर लिया ताकि ये क्या है, ये जो है हमारा मिल्क है, ये बाहर जाके छलके ना। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ कि मेरा ये तो बीकर 1 लीटर का है, तो मतलब मेरा अगर ये जो मेरा हमको देखने को मिल रहा है, ये गैप हमको देखने को मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ, मान सकता हूँ कि मेरी जो क्या हो रहा है, जो मेरा जो मिल्क है वो कितना लीटर का मैं मान सकता हूँ, 0.99 में मान सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इम्परफेक्शन हमारा हो रहा है, जो हमने मेजर किया है वो टेक्निक हमारी जो है इम्परफेक्शन। इसी तरह से बच्चों ये होता रहता है। ये बच्चों क्यों होता है, ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशन सच एज चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से ये अराइज होता है, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, विंड वेलोसिटी की वजह से, प्रेशर की वजह से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो बच्चों ये चीजें मैटर करती है कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है। जैसे मुझे पता है बच्चों की, जैसे मेरा टेम्परेचर मेरा बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या होता है, मेरी डेंसिटी वेरी करती है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें बच्चों वो होती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब हमने क्या किया, गलती से हमने एक्सपेरिमेंट टेक्निक के अंदर थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, ये हम सिली मिस्टेक इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि सिली मिस्टेक की वजह से हमारी एरर आ रही है। सीजीएम बच्चों एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल है बच्चों हमारे पास, जिससे हम क्या करते हैं, एक क्लॉक के अंदर हम यूज करते हैं, और उससे हमारा क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम हम यूज उससे हमारा डिफाइन हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों हम पर्सनल एरर की। इट अराइजेस ड्यू टू द इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus ऑफ द इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग सब ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन। तो बच्चों पर्सनल एरर जैसे कि हमसे ही गलती हो गई है। ठीक है, कि हमने क्या किया, लैक ऑफ प्रॉपर, हमने प्रॉपर यूज नहीं किया, apparatus का प्रॉपर यूज नहीं किया, या हमने केयरलेसनेस ने मतलब अच्छे से उसको मेजर नहीं किया, तो इसलिए हमारी पर्सनल एरर अराइज होती है। The random error are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign. ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों अभी लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिसोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट अकर विद द बोथ रैंडम एंड सिस्टमेटिक एरर। तो लीस्ट काउंट बच्चों हमारी आती है, जैसे वर्नियर स्केल के अंदर, वर्नियर स्केल के अंदर, स्क्रू गेज के अंदर हमारा लीस्ट काउंट आता है। ठीक है, तो उससे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, काफी ज्यादा हम मेजर कर सकते हैं, हमारी स्मॉल वैल्यू भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये हमारा टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन फॉर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे ही बच्चों मेरा क्या होगा, मेरा लीस्ट काउंट ज्यादा होगा, तो मेरा जो प्रिसीजन होगा वो ज्यादा होगा, तो मेरा एक्यूरेट मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, सब मैथमेटिकल टर्म यूज फॉर द एरर कैलकुलेशन आर गिवन बिलो। तो बच्चों कुछ हम एरर देख लेते हैं कि कैसे कैसी हमारी एरर होती है, कौन से उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर के बारे में हम जानते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होती है हमारी सिंपल सी एरर, जैसे कि मेरा ट्रू वैल्यू है और मैंने जो क्या मेजर किया, हमने सीधा इसको क्या किया, माइनस कर दिया, ये हो गई बच्चों मेरी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा बच्चों वही है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो हमने क्या किया, इसके अंदर हमको डिफरेंस लेना है किस किस के बीच का, इंडिविजुअल मेजरमेंट का जो हमने मेजर की थी। ठीक है, हमने जो मेजर की थी, और जो ट्रू वैल्यू है उसकी, अगर मेरे पास मान लेते कि मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि 1 किलोग्राम का है, और तुमने क्या किया, तुमने मेजर किया इसको, ये है बच्चों मेरा 1 किलोग्राम का, और तुमने मेजर किया और ये आया कितना, ये मान लेते कि 1.12 किलोग्राम आ गया। ठीक है, तो मेरा एब्सोल्यूट एरर इस केस के अंदर मेरा क्या हो जाएगा, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एब्सोल्यूट एरर इसका निकालिए, तो सिंपली तुमको कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके तुमको क्या करना है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हम कर देंगे इसके अंदर। तो 1 माइनस 1.12 kg हम करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, 0.12 kg आ जाएगा। तो बच्चों तुम यहाँ से तुम बोलोगे कि सर आपने तो 1 माइनस 1.12 कर दिया है, मतलब एक छोटे में से बड़े को घटा दिया, तो यहाँ पर माइनस होने वाला है। तो माइनस बच्चों यहाँ पर नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, एरर के अंदर हम कभी माइनस इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसका हम लेते हैं एब्सोल्यूट, सॉरी इसका मोड हम लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो एब्सोल्यूट एरर हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये बच्चों हम इस तरह से
तो इंडिविजुअल मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा डेल्टा A1 अगर मेरा मान रहा हूँ, तो मैं अगर मैं एरर निकाल रहा हूँ A1 के अंदर, तो मैं A1 को मैं कैसे निकालूंगा, A1 माइनस A मीन। A मीन मैं लूंगा बच्चों, जैसे कि मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मैंने मेजर किया कोई भी वैल्यू और जो मेरी आ रही है वैल्यू, मान लेते कि वो आ रही है 5, 5.01, 5.02, 5.05, 5.02, 5.05 और मान लेते हैं कि आ रही है 5.12। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर बच्चों, अगर मेरे को डेल्टा A1 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा मीन, ठीक है। इसका मीन लेना पड़ेगा, तो बच्चों मैं डेल्टा A1 यहाँ से ऐसे निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को यहाँ इसके लिए मेरे को वैल्यू निकालनी है A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए, ठीक है। तो मैं ए करूंगा, पहले मीन निकाल लूंगा इसका और माइनस कर दूंगा इस वाले से। तो मैं इसका मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं ले रहा हूँ मोड, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी एरर होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह से मैं डेल्टा A2 भी निकाल सकता हूँ, A2 माइनस A मीन, इसी तरह से मैं ये निकाल सकता हूँ। और मुझे क्या पता है A मीन क्या होता है, हमारा A मीन होता है, मीन हमको लेना आता है। 9th-10th में हमने ये सीखा था कि हम इंडिविजुअल वैल्यू को हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को हम कर देंगे प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे जो मेरी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है n से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो A मीन आएगा बच्चों यहाँ से आएगा, और मैं A1 जो मैंने क्या करना, मेरे को निकालना, अगर 5 के अंदर कितना मेरा एरर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 5 माइनस A मीन कर दूंगा और इसका मैं लूंगा मोड, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरे को मिल जाएगा एरर हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने क्या टाइम नोट किया कि मैंने जैसे कि बच्चों मैं मान सकता हूं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक है। एक एथलेटिक ने क्या किया, उसने रनिंग किया, इस तरह से रनिंग किया और इसने क्या किया, 20 सेकंड लिया उसको पूरे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर 20 सेकंड इसने लिया, पूरा 20 सेकंड लिए, ठीक है। बाद में उसने कितने लिए, 21 सेकंड लिए। बाद में मान लेते हैं कि उसने 20.5 सेकंड लिए। मतलब वो एक ही पर्सन है बच्चों हमारा, जो बार बार रोटेट करते जा रहा है, बार बार राउंड ये मारते जा रहा है, ठीक है। एथलेटिक है बच्चों, ये काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। तो मान लेते इस तरह से हमारे क्या है, हमारे वैल्यूज आ गए, या 22 सेकंड आ गया या 23 सेकंड आ गया। तो बच्चों अगर मैं तुमसे बोलूं कि हमारा एरर कितना आएगा, पहले के अंदर कितना एरर आ रहा है, तो बच्चों उसी तरह से मैं इसका मीन लूंगा और इस तरह से मैं सारे एरर हमारे निकाल लूंगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों हम मीन एब्सोल्यूट एरर की। The arithmetic mean of all the absolute error is taken as the final or mean absolute error of the value of the physical quantity A and represented by delta A mean। तो बच्चों मैं कैसे कर सकता हूँ, डेल्टा A मीन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मेरे को एरर निकालना पड़े, ठीक है। तो डेल्टा A मीन मेरा क्या हो जाएगा, मैं इंडिविजुअल एरर में ऐड करूंगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू डेल्टा A मैं डिवाइड कर दूंगा n से, तो मेरा डेल्टा A मीन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों हमेशा ये याद रखना कि एरर के अंदर कभी भी अगर तुमसे बोला जाए कि एरर, अगर मान लीजिए कि मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास +2 एरर आ रही है, कि मेरा +2% एरर मेरे को मिल रहा है, कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने उसको मेजर किया बच्चों, ठीक है। तो मेरे पास +2 एरर मेरे को आ रही है, बाद में मैंने मेजर किया तो मेरा को मिल रहा है -2%, ठीक है। तो इनके अंदर बच्चों अगर मुझे बोला जाए कि अगर मैं इनको फिर से इसको मैं ऐड करूँ, तीसरे में निकालूंगा, तो बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दोनों एरर जो मिलेगी तो मैं इसको ही ऐड करना होगा, 2 + 2 मुझे करना होगा, जो कि हो जाएगा 4। तो हमेशा ये मत सोचना कि 2 - 2 हो जाएगा 0 एरर हमको मिलेगी। तो हमेशा बच्चों हम एरर को ऐड करते हैं, ठीक है। एरर को हमेशा करेंगे हम ऐड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।